स्क्रीन दिख रही है बच्चे आप लोगों को? ठीक है बच्चे, तो आज से शुरू हम लोग करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है ना, तुलनात्मक राजनीति, ठीक है। और तुलनात्मक राजनीति में ठीक है, सिलेबस से थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं ना पहले बता देता हूँ बच्चे, ठीक है ना। अभी मैं सिलेबस में जो कंटेंट दिया है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक बेसिक उसके बारे में इंफॉर्मेशंस जान लेते हैं, ठीक है ना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में एक बेसिक चीज़ों को हमें क्या करना है, समझना है पहले। जब ये चीज़ें हम समझ लेंगे देन उसके बाद से कल वाली क्लास में सीधा टॉपिक से करना शुरू करेंगे बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एक सवाल होता है बच्चे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कि हम लोग तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हम क्यों करते हैं, ठीक है। यानी जो वाई डू वी स्टडी द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अगर आप तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने से आपको क्या फ़ायदे होगा बच्चे, ये हमें जनरलिस्ट क्या करना होता है, समझना होता है बच्चे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं और उससे हमें कोई ना कोई फायदे प्राप्त होते हैं बच्चे। तो जो तुलनात्मक राजनीति है बच्चे, ये भी एक प्रकार की अध्ययन पद्धति है जिसका हम लोग क्या करते हैं बच्चे, उपयोग करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। चीज़ों को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन का एक प्रकार से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसी समस्या को समझने के लिए, ठीक है, किसी विषय को समझने के लिए। जब वो समस्या और विषय हमें समझ में आ जाता है बच्चे, तो उसी विधि के द्वारा हम लोग एक प्रकार से क्या करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं बच्चे, ठीक है ना। आप जनरली क्या करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं और उन सिद्धांत जो आप बनाते हैं बच्चे, अगर फिर कभी जो आपकी समस्या, जिस समस्या के लिए आपने सिद्धांत का निर्माण किया है, अगर भविष्य में उसी प्रकार की अगर समस्या आती है बच्चे, तो उस सिद्धांत का आप क्या करते हैं, उपयोग करते हैं बच्चे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ विधियाँ पढ़ते हैं, उन विधियों के द्वारा कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और भविष्य में कोई समस्या आती है तो उन समस्याओं को हमें क्या करना होता है, हल करना होता है बच्चे। तो जनरली तुलनात्मक राजनीति में जो पहला पॉइंट मैंने दिया है बच्चे, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हमें स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित राजनीतिक घटनाओं और व्यवहारों को समझने में मदद करता है बच्चे। तो तुलनात्मक राजनीति क्यों पढ़ते हैं, उसका जवाब आपको मिला कि बच्चे तुलनात्मक राजनीति या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं कि स्थानीय स्तर पे जो समस्याएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं क्यों हो रही हैं, क्यों घटित हो रही हैं और किस व्यवहार के वजह से वो समस्याएं हो रही हैं। इन चीज़ों को अगर पता करना है बच्चे, तो तुम्हें किस मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, तुलनात्मक मेथड की जरूरत, तुलनात्मक विधियों की ज़रूरत पड़ती है बच्चे। और वहाँ पे हम लोग राजनीति में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उसको तुलनात्मक राजनीति बोला जाता है बच्चे। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू तुम स्थानीय समस्याओं को समझ सकते हो, राष्ट्रीय जो समस्या है उसको, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्या है बच्चे, उन्हें समझने में हमें एक प्रकार से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो होता है बच्चे, वो क्या करता है, मदद करता है। इसलिए हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं बच्चे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चे, सेकेंड पॉइंट में जब आओगे बच्चे, तो सेकेंड पॉइंट में वहाँ पे लिखा गया है, जो सेकेंड पॉइंट है कि यह केवल इन घटनाक्रमों व व्यवहारों का विवरण ही प्रस्तुत नहीं करता है, अपितु उनके इतिहास तथा भविष्य का निरूपण भी करता है। यानी बच्चे, कोई भी घटना अगर घटित हो रही है, ठीक है, या कोई भी व्यवहार किया जा रहा है, तो उसके पीछे का एक इतिहास हमें पता करना है बच्चे। तो पूरा पीछे का इतिहास आपको अगर पता करना है तो भी आपको तुलनात्मक राजनीति की जरूरत पड़ेगी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी। कोई भी अगर घटना घटित होती है बच्चे, तो उसका कोई ना कोई एक पुराना इतिहास होता है, तब वो घटना घटित हो रही है बच्चे। पुराना कुछ कारण होते हैं बच्चे, पुराने कुछ कारण होते हैं बच्चे, जिसके वजह से वो घटना क्या हो रही है, घटित हो रही है। और भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित ना हो बच्चे, वो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के द्वारा जो आप सिद्धांत निर्मित कर देंगे बच्चे, और उस सिद्धांतों को अगर लागू कर देते हैं तो एक प्रकार से भविष्य का भी निरूपण किया जा सकता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़कर, और इतिहास को भी जाना जा सकता है बच्चे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करके। कि आप इतिहास को भी एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने भविष्य को भी क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। किसके द्वारा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के द्वारा। इसलिए हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है बच्चे। क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे अगर तुम्हें जनरली ये पता करना हो कि जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे हम राज्य की बात करते हैं, स्टेट
ठीक है ना, स्टेट की बात हम करते हैं। तो सवाल ये होता है कि जो राज्य है बच्चे, ये राज्य का निर्माण हुआ कैसे होगा। तो राज्य के निर्माण के पीछे तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, राज्य के जो राज्य निर्मित है बच्चे, उसके पीछे का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इतिहास देखना पड़ेगा कि भाई पहले लोग सब व्यक्ति था, फिर व्यक्ति ने अपने आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए समुदाय बनाया, फिर समुदाय ने इस प्रकार से राज्य का क्या किया होगा, निर्माण, मतलब व्यक्ति था, व्यक्ति ने परिवार बनाया, परिवार से समुदाय बना, और समुदाय से फिर क्या बना, राज्य का निर्माण बना। तो इसके वजह से आपको पता क्या चल रहा है कि बच्चे कहीं ना कहीं आपने तुलना किया होगा बच्चे, तब पता चलेगा कि एक्चुअली राज्य जो है वो आज क्यों इतना महत्वपूर्ण है, स्टेट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और फैमिली से स्टेट क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, फैमिली से सोसाइटी क्यों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इंडिविजुअल से फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। तो ये जब तुम दोनों में कंपैरिजन करोगे ना, तब समझ में आएगा कि अच्छा इंडिविजुअल से फैमिली का इंपॉर्टेंस क्यों होता है, फैमिली से ज़्यादा सोसाइटी को क्यों इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और सोसाइटी से ज़्यादा और सभी से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, वो कौन हो जाता है, स्टेट हो जाता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के द्वारा आपने उसके इतिहास को देखा, और दूसरा उसके भविष्य को भी आप क्या कर देते हैं, निरूपित कर देते हैं बच्चे। तो इसलिए हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है बच्चे। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हम इसीलिए करते हैं बच्चे। तुलनात्मक राजनीति का मतलब ये मत बता देना कि सिर्फ हम चीज़ों की तुलना करते हैं, हम चीज़ों की तुलना तो करते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन जो चीज़ है, जो चीज़ मुझे दिख रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये भी मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के द्वारा ही फाइंड करता हूँ, विश्लेषण करके बच्चे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने स्टेट बताया, तो स्टेट से पहले क्या होता है, जैसे इतिहास को अगर जब तुम पढ़ोगे बच्चे, तो इतिहास के अनुसार क्या है कि इतिहास के अनुसार अगर सोचा जाए तो व्यक्ति जो है वो पहले आता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग जब हम सोचते हैं तो व्यक्ति से पहले कौन आ जाता है, राज्य आता है। तो बच्चे हम राज्य के बारे में मुझे अगर जानना है कि राज्य जैसी संस्था आई कैसे, तो ये तुम्हारे पास एक ही तरीका है जानने का इसका, वो है कंपैरेटिव मेथड्स या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही अध्ययन करके तुम जान सकते हो बच्चे। अब भारत में तुम्हें ये पता करना है कि भारत में संसदीय शासन की जो विशेषताएं हैं वो भी भारतीय शासन प्रणाली में दिखती हैं बच्चे, और भारतीय शासन प्रणाली में संघीय शासन की भी क्या होती हैं, विशेषताएं दिखती हैं। दोनों विशेषताएं दिख रही हैं बच्चे, संसदीय शासन की भी विशेषताएं दिखती हैं और संघीय शासन की भी क्या होती हैं, विशेषताएं दिखती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि संसदीय और संघीय शासन में अंतर तुलना किया जाए, यहाँ पर तुम्हें ये खोजना होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के द्वारा कि हमने संसदीय शासन को क्यों अपनाया और हमने संघीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया। या तो हमें कोई एक अपनाना चाहिए था, या तो मैं संसदीय अपना लेता, या तो फिर मैं संघीय शासन व्यवस्था को अपनाता, लेकिन हमने दोनों चीजों को अपनाया बच्चे। तो उसका जवाब था कि भारत जो है वो बहुत एक विविधतापूर्ण देश है बच्चे। भारत में क्या है, बहुत अधिक विविधता है। तो इतनी विविधता और इतनी संस्कृति अंतर के वजह से बच्चे हमें क्या करना पड़ा, एक संघीय ढांचे की भी विशेषता को अपनाना पड़ा, और देश टूट न जाए, देश बट न जाए बच्चे, उसके लिए हमने क्या कर दिया, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया, जिसमें शक्तियों को हमने क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया। तो ये कैसे पता चला, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टडी करने के बाद ये चीजें हमें क्या होती है, पता चलती है। क्लियर है बच्चे इतनी चीजें। नीचे जब आओगे बच्चे तो थर्ड पॉइंट में तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पे उन तत्वों को ढूंढा जा सकता है जिनके कारण एक स्थिति बार बार सामने आती हो, तथा इन तत्वों के आधार पर कुछ सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया जा सकता हो। ये लाइन समझ में आ रही है जो मैंने बोला आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है बच्चे कि तुम्हारे सामने एक अभी कोई परिस्थिति आई, कोई समस्या अभी आई, कुछ समय के बाद फिर उसी प्रकार की समस्या तुम्हारे आकर सामने खड़ी हो गई बच्चे। अब उस समस्या को तुम्हें क्या करना है, हल करना है बच्चे, और किन तत्वों के वजह से वो समस्या आ रही है, तो भी उन समस्याओं को स्टडी करने के लिए बच्चे तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, तुलनात्मक विश्लेषण करना पड़ेगा। तुलनात्मक विश्लेषण के द्वारा ही बच्चे जो बार बार आने वाली स्थिति है, उस स्थिति को क्या किया जा सकता है, सही करने के लिए हम सामान्य सिद्धांतों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कोई लड़का है बच्चे, कंप्यूटर साइंस का वो बच्चा है, और सी उसका प्रोग्रामिंग एक पेपर है, और सी प्रोग्रामिंग में
वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी फेल हो गया, जब उसने रीपेपर दिया तो भी फेल हो गया। अब उसे सी जो प्रोग्रामिंग पेपर उसे क्या करना है, पास करना है बच्चे, तो किस क्या करेगा कि उस पेपर को पास किया जा सके बच्चे? हाँ, प्रियंका ने बोला कि किस रीजन से या किन तत्वों के वजह से फेल हो रहा है। अगर वो तत्व उसे पता कैसे चलेंगे, तुलना करने के द्वारा, और जैसे ही तुलना करेगा तो वो तत्व पता चल जाएंगे, उस तत्व पे वो क्या कर सकता है, कोई सिद्धांत बना लेगा या अपनी रणनीति को क्या कर देगा, बदल देगा, अपने आप को क्या कर सकता है, समस्या से बाहर निकल सकता है बच्चे। क्लियर हुआ बच्चे? तो थर्ड जो पॉइंट लिखा है, तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर उन तत्वों को ढूंढा जा सकता है जिनके कारण एक स्थिति बार बार सामने आती हो, तथा इन तत्वों के आधार पे कुछ सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया जा सकता है। जैसे तुम भी अपने लाइफ में बहुत किए होगे, जैसे तुम लोग का किसी पेपर में कम स्कोर आ जाते हैं बच्चे, तो तुम क्या करते हो, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हो। यार मैंने पेपर भी तैयारी भी बहुत अच्छी किया था, पेपर भी बहुत अच्छा लिख कर आया था मैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझे नंबर कम मिले हैं। तो नंबर कम क्यों मिले हैं, तो उसमें तुमने क्या किया, तुलना किया बच्चे कि क्वेश्चन में क्या पूछे गए और मैंने क्या लिख कर आया हूं, मैं क्या लिख कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहे हैं, और उस तुलनात्मक विश्लेषण के द्वारा तुमने फाइंड किया कि मैंने जो आंसर मुझे देना चाहिए था उसमें कुछ चीजें मुझसे क्या हो गई हैं, छूट गई हैं। तो अगला जब मैं इम्प्रूवमेंट मार्क्स के लिए जब दोबारा फॉर्म फिल करूंगा बच्चे, तो जब पेपर होगा उस समय मैं क्या करूंगा, उन चीजों को ज्यादा ध्यान दूंगा जिन चीजों को मैंने पहले एग्जाम देते समय चीजों को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। और तुमने एक प्रिंसिपल डेवलप किया, अगला जब पेपर हुआ तो उन चीजों को क्या करना शुरू किया तुमने बच्चे, ध्यान देना शुरू किया, और चीजें क्या होगी, अपने आप सॉल्व हो गई बच्चे। क्लियर हुआ बच्चे? मैं बच्चे ये बोल रहा था कि जैसे तुम लोग इम्प्रूवमेंट, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए किसी पेपर को क्या करते हो, दोबारा देते हो, रीपेपर, री एग्जामिनेशंस देते हो उस पेपर का। तो तुम क्या करते हो, जब पहले बार पेपर देते हो, तैयारी तो तुमने पूरी कर कर उस पेपर को दी थी, लेकिन किसी कारण से तुम्हारे स्कोर क्या हो गए, कम आ गए, और उसमें तुमने कुछ माइनर गलतियां कर दी। मैं मानता हूं कि तुमसे कुछ माइनर गलतियां हुई जिसकी वजह से तुम्हारे स्कोर क्या हो गए, कम हो गए, या पेपर से पहले तुम बीमार हो गए, इस वजह से तुम्हारा पेपर क्या हो गया, खराब हो गया। तो अगले बार जब उस पेपर में तुम्हें ज्यादा स्कोर करना होगा बच्चे, तो प्रीवियस जब पहले वही पेपर जब तुमने दिया था तब कितने मार्क्स आए थे बच्चे, इसका तुलनात्मक अध्ययन तो होना चाहिए ना। और क्या मैं और सही कर सकता हूं जिससे कि मेरा पेपर क्या हो सकता है, और बेहतर हो सकता है बच्चे। ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या करते हो, तुलनात्मक विश्लेषण करते हो, और उस विश्लेषण के द्वारा कोई सिद्धांत क्या करते हो, निर्मित करते हो, और उस सिद्धांत को अप्लाई करके उस समस्या को क्या करते हो, हल करते हो। आई बात समझ में? अब जैसे आवाज आ रही है मेरी या नहीं, आवाज आ रही है ना सभी को बच्चे? जैसे तुम नेट का, जैसे तुम लोग नेट का पेपर दिए, तो पिछला अगर नहीं क्लियर हुआ तो तुम्हारा काम क्या होता है, सबसे पहले इस बार अगर पेपर क्लियर करना है तो अब तुमको मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, थोड़ी सी कंपैरेटिव मेथड्स के बारे में मैंने तुम्हें क्या किया, बताया। तो अब तुम क्या करोगे, पिछले बार जो तुम्हारा स्कोर था, इस बार तुम्हें उस स्कोर से ज्यादा स्कोर करना है, तो क्या करोगे, हाँ, और कौन सी चीजें मुझसे छूट गई थी और कौन सी चीजें मैं कम समय में बेहतर तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, यही तो क्या होता है। यानी तुलनात्मक राजनीति में बच्चे हम तुलना तो करते ही करते हैं, लेकिन किसी समस्या का, ठीक है, विश्लेषण भी करते हैं, और उस विश्लेषण के आधार पे कुछ सिद्धांत बनाते हैं, और फिर अगर कोई भविष्य में उस प्रकार की समस्या अगर दिखती है तो उसको एक प्रकार से क्या किया जाता है, हल करने की कोशिश की जाती है। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आओगे तो और क्लियर होगा बच्चे। तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में समानताओं व अंतर की खोज करना मात्र नहीं है, अपितु उनके लिए उत्तरदायी कारकों की खोज करना भी है बच्चे। तो तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य ये नहीं होता है कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं बच्चे, उस पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में समानताओं को खोजना है या उन पॉलिटिकल सिस्टम में अंतर को खोजना है, वो तो करना ही करना है।
उसके अलावा ये भी हमें खोजना होता है बच्चे कि अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कारक हैं बच्चे उस पॉलिटिकल सिस्टम के एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम, भारत में अगर संसदीय प्रणाली है बच्चे और संघीय शासन व्यवस्था भी देखी जाती है बच्चे, तो इसके पीछे के कारकों को ढूंढना भी क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति होती है बच्चे। आई बात समझ में? तो जब भी तुमसे सभी को आवाज नहीं आ रही है क्या, मेरी आ रही है ना? ठीक है बच्चे, तो तुलनात्मक तो अब जैसे तुमसे पेपर में क्या पूछा जाए, कभी तुम इंटरव्यू देने गए बच्चे तो तुमसे ये पूछा जा सकता है कि अच्छा मैम ये बताइए कि भारत, तुम पूछेगा वो सिंपल सीधा एक क्वेश्चन आसान रखेगा कि अच्छा भारत की शासन प्रणाली के बारे में आप बताइए, तो आप बोलते हो कि भारत में जो शासन प्रणाली है, ठीक है, वो क्वाइसी फेडरल सिस्टम है, मतलब अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली है। तो वो तुमसे सेकेंड क्वेश्चन करेगा कि अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली भारत में अपनाई क्यों गई, इसके कारक बताइए बच्चे कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली या क्वाइसी फेडरल सिस्टम को हमें क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा, उसके रीजंस को बताइए बच्चे। तो अगर तुमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा होगा बच्चे, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति अगर पढ़ा है या तुलनात्मक राजनीति को तुमने समझा है बच्चे, तो अभी तुम बता पाओगे बच्चे कि भारतीय जो परिस्थिति है बच्चे, उस परिस्थिति के अनुसार संसदीय और संघीय शासन व्यवस्था को क्या करना पड़ा था, अपनाना पड़ा था। कारण ये था कि भारत में बहुत विविधता हमें दिखती है, क्योंकि भारत में जाति को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर इतनी विविधताएं थी बच्चे कि यहाँ पे अगर संसदीय तरीके से शासन किया जाता तो उस शासन को करने में भी क्या होती, दिक्कत होती। अगर हम संघीय शासन व्यवस्था का प्योर एकदम जो शुद्ध रूप है बच्चे उसको भी अपनाते तो भी दिक्कत आती। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया, संसदीय व्यवस्था की कुछ अच्छी विशेषताओं को अपने संविधान में रखा और संघीय शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं थी उसे भी हमने संविधान में रखा, और इस प्रकार से हमने एक शासन प्रणाली का क्या किया, निर्माण किया, जिससे कि भारत में जो जाति, धर्म और संस्कृति और भाषा को लेकर एक बहुत अलगाव हमें दिखता है, उसमें एक प्रकार की हम क्या कर सकें बच्चे, एकता का निर्माण कर सकें बच्चे। तो क्लियर हुआ? तो अगर तुमसे कोई जवाब पूछता है कि संसदीय और संघीय शासन व्यवस्था क्यों, और पूछेगा कि ब्रिटेन में क्यों, कहना कि ब्रिटेन की परिस्थिति उस प्रकार की थी कि वहां पे संसदीय शासन उनकी परिस्थिति के अनुसार क्या थी, ज्यादा उपयोगी थी, ज्यादा उनके लिए आसान थी, इसलिए उन्होंने संसदीय प्रक्रिया को क्या किया, अपनाया। भारत ने संसदीय प्रक्रिया को क्यों अपनाया, क्योंकि ब्रिटिशियस, जब भारत पे ब्रिटिशियस का शासन था तो ब्रिटिशियस ने संसदीय प्रणाली के द्वारा ही तो भारत पर शासन किया था, और उस शासन प्रणाली में कहीं ना कहीं भारतीयों ने क्या किया था, भाग भी लिया था। इसलिए हम संसदीय प्रणाली के बारे में हम लोग जानते थे बच्चे, इसलिए हमने अपने संविधान में संसदीय प्रणाली को भी रखा, और हमने अमेरिकी संविधान को भी देखा था बच्चे, जहां पे संघीय व्यवस्था को क्या किया गया था, अपनाया गया था। और संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, कि राज्यों के बीच में झगड़ा ना हो जाए, संघ और राज्य के बीच में किसी प्रकार की झगड़ा ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो उसको कहीं ना कहीं सही करने के लिए बच्चे हमने क्या किया था, संघीय व्यवस्था को भी अपनाया, यानी फेडरल फीचर को भी और यूनिटरी फीचर को भी अपनाया था बच्चे। तो तुलनात्मक राजनीति की जब भी डिफिनेशंस तुम दोगे बच्चे, उसमें क्या बोलते हो कि तुलनात्मक राजनीति की अगर कभी भी तुमसे कोई पूछे कि परिभाषा बताइए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, है ना, कोई निश्चित परिभाषा तो अभी तक है नहीं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, लेकिन मेरी समझ जहां तक है बच्चे उसके अनुसार तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में समानताओं और अंतरों की खोज करना मात्र नहीं है, अपितु उनके लिए उत्तरदायी कारकों की खोज करना भी है बच्चे। तो अगर भारत में राजनीतिक प्रणाली में, पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सा सिस्टम हमने बात की, क्वाइसी फेडरल सिस्टम, अर्ध संघनात्मक शासन व्यवस्था। तो अर्ध संघनात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है ना, तो हम ऐसा नहीं कि भारत का क्वाइसी फेडरल सिस्टम और कनाडा के क्वाइसी फेडरल सिस्टम का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना तो करेंगे, अमेरिका के भी क्वाइसी फेडरल सिस्टम और कनाडा के क्वाइसी फेडरल का क्या किया जाए, कंपैरिजन किया। लेकिन कनाडा ने क्यों क्वाइसी फेडरल सिस्टम एक्सेप्ट किया और भारत ने क्यों क्वाइसी फेडरल सिस्टम एक्सेप्ट किया, उन दोनों में अंतर होगा बच्चे, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। तो परिस्थितियां, सामाजिक कारक, भौगोलिक स्थिति,
सांस्कृतिक कारक, ये कुछ ऐसे कारक होते हैं बच्चे जो किसी भी देश के राजनीतिक प्रणाली को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। और इनको पता करने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, तुलनात्मक राजनीति की समझ होनी चाहिए बच्चे। जैसे एक उदाहरण भी नीचे लिखा गया और क्लियर होगा तुम लोगों को। एक चुनाव में उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है, एक चुनाव में उम्मीदवार ने भाग लिया, उसे कितने मत मिले, ठीक है, उसका काम यह पता लगाना भी है कि किसी एक उम्मीदवार को आशा से अधिक अथवा कम मत क्यों मिलते हैं बच्चे। ये तुलना नहीं करना है कि प्रियंका को वोट 100 मिले और कोमल को वोट 50 मिले। ये तो एकदम क्लियर हो रहा है कि प्रियंका को 100 वोट मिल रहे हैं और कोमल को 50 वोट मिल रहे हैं, मतलब कोमल हार गई और दोनों में तुलनात्मक अंतर तो है। लेकिन ये यहाँ पे पता करना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के द्वारा कि प्रियंका को 100 वोट कैसे प्राप्त हुए, ऐसे क्या कारण थे, ऐसी क्या परिस्थितियां थे जिसके वजह से प्रियंका को 100 वोट मिल रहे हैं, और ऐसे क्या कारण है कि कोमल को 100 से कम वोट प्राप्त हुए हैं बच्चे। ये भी तुम किसके द्वारा पता करते हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के द्वारा, तुलनात्मक राजनीति के द्वारा। तो अब सोचो बच्चे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चुनाव में बच्चे चुनावी क्षेत्रों का अध्ययन किस मेथड से कर रहे होंगे। भारत में राजनीतिक दल हैं बच्चे, और कोई राजनीतिक दल हार गया, कांग्रेस जैसे हार गई किसी क्षेत्र, पहले उसका क्षेत्र जो था उस क्षेत्र से वो जीतती थी, लेकिन अब वो उसी क्षेत्र से क्या हो गई, हार गई। तो इस चीज को अगर तुम्हें पता करना होगा तो कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, वहां पे अपनी हार को जीत में बदलने, तुलनात्मक राजनीति का एक प्रकार से वो अध्ययन करें और उनकी विधियों का इस्तेमाल करके क्या करें, उस समस्या का हल करें बच्चे। तो तुमसे अगर कोई ये पूछे कि अच्छा ये बताइए बच्चे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, तो क्या बताओगे उसकी डिफिनेशंस, कौन बोलेगा। अगर ये बताना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, तुलनात्मक राजनीति क्या है, या आप तुलनात्मक राजनीति को कैसे या किस प्रकार समझती हैं, तो उस पर क्या आप जवाब दोगे बच्चे, ये मेरा सवाल है आप लोगों के साथ। हाँ, हम्म हम्म जी, ठीक, गुड बच्चे, यही चीज़ है, यही तुलनात्मक राजनीति की क्या करनी है, परिभाषा देनी है बच्चे। तो इसलिए हमें ये मेथड क्या करना होता है, यूज़ करना होता है बच्चे। और पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव मेथड्स को इसलिए लाया गया बच्चे क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का अगर समग्र अध्ययन करना है, तुम चाहते हो कि राजनीतिक विज्ञान का एकदम पूरी तरह से अध्ययन हो, सही अध्ययन हो, तो उसके लिए तुम्हारे पास कंपैरेटिव मेथड्स होने चाहिए बच्चे। बिना कंपैरेटिव मेथड्स के, ठीक है ना, तुम पूरे राजनीतिक विज्ञान को नहीं समझ सकते हो बच्चे। कुछ सिद्धांत तो हैं, कुछ सिद्धांतों को अप्लाई करके समझा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं बच्चे जिनको समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए बच्चे कहीं ना कहीं हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में एक तो लोकतंत्र है बच्चे, और दूसरा क्या है, राजतंत्र। भारत में जब देश स्वतंत्र हुआ बच्चे, या देश में स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन चल रहा था बच्चे, उस समय जो कांग्रेस के नेता थे या उस समय जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे बच्चे, वो क्यों नहीं दोबारा चाह रहे थे कि राजतंत्रात्मक ही शासन हो। तो उन्होंने राजतंत्रात्मक शासन को देख रखा था बच्चे, समझ रखा था कि राजतंत्रात्मक अगर शासन होता है, जहां राजतंत्र के द्वारा शासन किया जाता है, वो मानव के लिए कितना क्या होता है, हानिकारक होता है बच्चे। क्योंकि राजा जो है वो अपनी ही चीजों को जनता के ऊपर थोपना शुरू कर देता है, जनता के हित और इच्छाओं को क्या करता है, महत्व तो नहीं देता है, और जनता को विकास करने का अवसर राजतंत्र में क्या होता है, कम प्राप्त होता है बच्चे। इसलिए लोकतंत्र ही एक ऐसा साधन हो सकता है जहां पे व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति, ठीक है, व्यक्ति अपने विचार को स्वतंत्र रूप से रख सकता है, व्यक्ति अपना कल्याण स्वतः कर सकता है बच्चे। वो कहाँ संभव था, लोकतंत्र में संभव था। तो लोकतंत्र को क्यों अपनाया गया होगा, या लोकतंत्र जैसी चीजें कैसे फाइंड होकर आई होंगी बच्चे, वो होकर आई होंगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जब यूज किया गया होगा। लोगों ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जब अध्ययन किया बच्चे, तब जाकर ये चीजें पता है। जैसे एरिस्टोटल में तुम जब पढ़ोगे बच्चे, एरिस्टोटल अरस्तु को जब पढ़ते हो, तो साइक्लिक चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, साइक्लिक चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, मतलब जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है।
और जो उसने अरस्तु ने भी बच्चे सबसे पहला जो व्यक्ति है जिसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यूज किया था, कंपैरेटिव मेथड्स का यूज किया था चीजों को समझने के लिए, वो पहला व्यक्ति जो है बचते वो है एरिस्टोटल, जिसने 158, ठीक है ना, 158 देशों के संविधानों का क्या किया, अध्ययन किया। और उस सभी देशों के संविधानों के अध्ययन करने के बाद उसने 6 प्रकार की शासन प्रणाली के बारे में बताया था। ठीक है, अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणाली के बारे में बताया था। अभी तो तुम्हें सिर्फ 2 ही प्रकार की शासन प्रणाली दिखती है, कहीं पे संसदनात्मक दिखेगी और दूसरे जगह पे हो सकते अध्यक्षतात्मक दिखेगी, या फिर एकात्मक कहीं पर दिखेगी, या संघनात्मक दिखती है, यही शासन प्रणाली दिखती है। लेकिन अरस्तु ने बच्चे अपने समय में 158 कंट्रियों के संविधानों का अध्ययन किया, और उन संविधानों के अध्ययन के बाद बच्चे उसने 6 प्रकार की शासन प्रणाली को बताया था। लेकिन उन 6 प्रकार की शासन प्रणाली में जिसका उसने समर्थन किया था वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उसने समर्थन किया था, मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट किया था बच्चे, सैद्धांतिक रूप में, थ्योरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली वो किसकी बात करता है, पॉलिटी की बात करता है। मध्यम मार्गीय लोगों के हाथों में क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। राज्य व्यवस्था की बात करता है, जिसके लिए मतलब जो शासन प्रणाली, अरस्तु ने जिस शासन प्रणाली को व्यवहारिक रूप में लागू करने की बात की थी बच्चे, उसको क्या बोला जाता है, पॉलिटी। ठीक है, अरस्तु वाला जब मतलब जहां पे मिलजुल कर क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा। आम जनता की भी भागीदारी होगी पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में, और दूसरा इलीट क्लास भी होंगे, योग्य लोग जो होंगे वो शासन करेंगे, शासन से संबंधित नीतियां बनाएंगे। लेकिन जो मास है, पूरी जो जनसंख्या है, ठीक है, वो क्या करेगी, उन्हें समय समय पर डायरेक्शंस देती रहेगी, दिशा निर्देश देती रहेगी, उसके अनुसार चीजें क्या होती हैं, निर्मित होती है। तो तुम लोग एरिस्टोटल पढ़ाया गया, लेकिन तुम लोग उस चीजों को पढ़ते नहीं है बच्चे। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने 6 प्रकार की शासन प्रणाली की बात की है। तो वो 6 प्रकार की शासन प्रणाली जो बता रहा है बच्चे, उसने अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यूज किया होगा तभी तो उसे पता चला कि 6 प्रकार की शासन प्रणाली हो सकती है। और फिर उसमें बताया कि कौन सी शासन प्रणाली बेहतर हो सकती है, और किस शासन प्रणाली के बाद से दूसरी शासन प्रणाली आती है बच्चे। आई बात समझ में। चलो अगले जब पॉइंट पर आते हैं बच्चे, तो पेज नंबर जब 2 पे आओगे तो तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पे हम राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं तथा अंतरों को भी क्या करते हैं, समझ सकते हैं बच्चे। तो जो कंपैरेटिव एनालाइज करने का बेस है बच्चे ना, कंपैरेटिव तरीके से जब चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं बच्चे, तो कोई भी जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसके पीछे की रेगुलेटरीज पता चल जाएगी। ठीक है, कि उसमें रेगुलरिटीज क्या है, और दूसरी चीजें क्या पता चल जाती हैं, डिफरेंसेस भी पता चल जाती हैं कि कोई भी कैंडिडेट क्यों इस प्रकार का राजनीतिक व्यवहार कर रहा है। ठीक है, और कोई कैंडिडेट जो है वो दूसरे प्रकार का क्यों व्यवहार कर रहा है बच्चे। ये चीजें अगर हमें पता करनी है तो कहीं ना कहीं हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के द्वारा ही वो चीजें क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बच्चे। जैसे नीचे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, कभी कभी समान राजनीतिक परिस्थितियों में असामान्य घटनाएं घटित हैं, और कभी कभी असमान राजनीतिक परिस्थितियों में समान राजनीतिक घटनाएं क्या होती हैं, घटित होती हैं। तो कहने का मतलब कभी तुम देखोगे बच्चे, 2 ऐसे देश हैं जहां की समान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, लेकिन वहां पे कार्य करने के तरीके में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा बच्चे। जैसे एग्जाम्पल है यूएस और यूके, 2 देश ले लेते हैं बच्चे। यूएस जो है बच्चे वो भी एक पूंजीवादी देश है। यूएस जो है वो क्या है, पूंजीवादी देश है, यानी जो उसकी आर्थिक नीतियां वो कैपिटलिस्ट बेस्ड हैं। और जो यूके है बच्चे, उसकी भी आर्थिक नीतियां क्या है, पूंजीवाद पे आधारित हैं। आई बात समझ में। लेकिन दोनों देशों की आर्थिक नीतियां तो सेम है, क्या वहां का राजनीतिक व्यवस्था भी आर्थिक नीतियों के अनुसार समान है, तो उसका जवाब है नहीं। आर्थिक प्रणाली यूएस का भी पूंजीवाद है, और जब तुम यूके जाओगे बच्चे तो वहां पे भी जर्नलिस्ट क्या होगा, तुम्हें दिखेगा जो यूके है बच्चे, वहां पे जो आर्थिक प्रणाली है, ठीक है, यूके जब जाओगे बच्चे तो यूके में भी बच्चे आर्थिक प्रणाली जो है वो क्या दिखेगी, पूंजीवादी दिखेगी। यूके में भी आर्थिक प्रणाली क्या दिखती है, पूंजीवादी दिखती है बच्चे। क्या
अमेरिका का राजनीतिक प्रणाली संसदीय है, अमेरिका का शासन प्रणाली संसदीय है, ब्रिटेन का संघनात्मक शासन प्रणाली है, ब्रिटेन का शासन प्रणाली संघनात्मक शासन प्रणाली है। नहीं बोलो, ब्रिटेन में तो संसदीय शासन प्रणाली है। और जब हम वहां पे जाते हैं बच्चे, अमेरिका में जाते हैं, तो अमेरिका की जो प्रणाली है बच्चे, अमेरिका की जो प्रणाली होती है वो प्रणाली कौन सी है? अमेरिका में जब प्रणाली के रूप में तुम देखो, ठीक है ना, अमेरिका में जब तुम देखोगे बच्चे, तो अमेरिका में जब आते हो बच्चे, तो अमेरिका में क्या दिखता है? संघनात्मक शासन प्रणाली दिखती है। अमेरिका में क्या दिखेगी? संघनात्मक शासन प्रणाली दिखेगी। और ब्रिटेन में क्या दिखती है? संसदीय शासन प्रणाली दिखती है। तो कहने का मतलब दो देश हैं बच्चे, एक तरह की आर्थिक प्रणालियां हैं, लेकिन क्या राजनीतिक प्रणालियां भी उन दोनों देशों की एक जैसी हैं? तो उसका जवाब है नहीं। इसीलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग क्या बोल देंगे कि अमेरिका की आर्थिक प्रणाली पूंजीवाद है, ब्रिटेन की आर्थिक प्रणाली पूंजीवाद है, तो दोनों देशों में एक प्रकार की क्या हो सकती है? शासन व्यवस्था हो सकती है। दोनों देशों में एक प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है बच्चे। दोनों देशों में जो शासन व्यवस्था है वो अलग अलग है। यूएस में जो राजनीतिक प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, जहां पे राष्ट्रपति हेड होता है, और यूके में जो है वो संसदीय होता है बच्चे। यूएस में संवैधानिक तौर पे लोकतंत्र है, और यूके में जनरली तुम आओगे तो वहां पे राजतंत्र जो है वो संवैधानिक राजतंत्र है बच्चे। तो आर्थिक प्रणालियां अलग अलग हैं बच्चे, और आर्थिक प्रणालियां समान हैं, जबकि राजनीतिक प्रणालियां क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। क्लियर हुआ? पहला जो लिखा था कि समान राजनीतिक परिस्थितियों में असामान्य घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, तो वही मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि दो देश हैं बच्चे जहां पे हाँ बच्चे, हेलो, हाँ बच्चे बोल, स्पीकर एक बार ऑफ कर देना प्रियंका, स्पीकर में, हाँ प्रियंका स्पीकर ऑफ कर ले बच्चे एक बार। हाँ कोमल, मैं ये बोल रहा था बच्चे कि कभी कभी समान राजनीतिक परिस्थितियों में असमान घटनाएं घटित होती हैं, और कभी कभी असमान राजनीतिक परिस्थितियों में समान राजनीतिक घटनाएं क्या होती हैं? घटित होती हैं। तो मैंने उसका एक एग्जाम्पल दिया कि यूएस ले लो और यूके ले लो, दो देश हैं, दोनों देशों की आर्थिक प्रणाली को देखोगे तो आर्थिक प्रणाली क्या है? सेम है। तो क्या आर्थिक प्रणाली अगर सेम है तो क्या उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों देशों की राजनीतिक प्रणाली भी क्या होगी? सेम होगी? नहीं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यही तो बताता है कि अगर आपको आर्थिक प्रणाली समान दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां की राजनीतिक प्रणाली भी क्या होंगी? समान होगी। आर्थिक प्रणाली कुछ हो सकती है, राजनीतिक प्रणाली कुछ हो सकती है, राजनीतिक प्रणाली कुछ हो सकती है, आर्थिक प्रणाली क्या हो सकती है? कुछ हो सकती है बच्चों। उसी का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। दूसरे और एग्जाम्पल से समझो। कुछ देशों में आर्थिक प्रणाली भिन्न होते हुए भी राजनीतिक प्रणालियां क्या होती हैं? समान दिखती हैं, ठीक है। कुछ देशों में आर्थिक प्रणालियां भिन्न होते हुए भी राजनीतिक प्रणाली क्या होती हैं? समान देखते हैं। उसका एग्जाम्पल है चीन और पूर्ववर्ती सोवियत संघ। चीन और पूर्ववर्ती सोवियत संघ की आर्थिक प्रणालियों को देखोगे बच्चे, दोनों जगह पे क्या है? आर्थिक प्रणालियां अलग अलग थी। दोनों जगह पे आर्थिक प्रणालियां क्या हैं? अलग अलग हैं। जब पूर्वी सोवियत संघ था बच्चे, उसने अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए हैवी इंडस्ट्रीज को क्या किया था? महत्व दिया था। वहीं पे चाइना ने क्या किया? किसानों की स्थिति को मजबूत करने की बात की थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात की थी, छोटे उद्योगों की। तो आर्थिक प्रणाली क्या हो गई बच्चे? भिन्न भिन्न हो गई। लेकिन दोनों देशों की राजनीतिक प्रणाली तो साम्यवादी ही थी ना भाई। चाइना भी साम्यवादी शासन प्रणाली पे काम करता है, और सोवियत संघ जो था बच्चे, वो भी तो साम्यवादी शासन प्रणाली पे कार्य कर रहा था, जहां पे क्या होती? शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा था, लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, बोलने का अधिकार नहीं था। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि आर्थिक प्रणालियां भिन्न होंगी, भिन्न होती हैं। तो कहने का मतलब वहां का हो सकता है कि पॉलिटिकल जो सिस्टम हो, इकोनॉमिकल सिस्टम अगर डिफरेंसेस, इकोनॉमिकल सिस्टम में अगर डिफरेंसेस है बच्चे, तो ये नहीं बोला जा सकता है कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम भी डिफरेंट ही होगा। दोनों में डिफरेंट हो सकता है कि वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में सिमिलरिटीज हो। दोनों जगह पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है? काम कर रही है। एक और एग्जाम्पल होता है बच्चे, जब नीचे आओगे बच्चे, तुलनात्मक राजनीति किसी भी राजनीतिक घटना, प्रणाली अथवा व्यवहार के संदर्भ को समझने में हमारी मदद करती है।
उदाहरण के लिए तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि जनवादी चीन में साम्यवादी दल आज भी क्यों कायम है और यूएसएसआर से बच्चे साम्यवादी शासन क्यों, यूएसएसआर में साम्यवादी शासन विफल क्यों हो गया। तो इस चीज का अगर पता करना है बच्चे तो तुम्हें तुलनात्मक राजनीति के द्वारा ही दोनों जगहों का क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीजें क्या होंगी, समझ में आएगी। अगर तुम दोनों जगह का विश्लेषण नहीं कर पा रहे हो तो वो चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आज भी देखोगे कि चाइना में साम्यवादी दल काम करता है, कम्युनिस्ट पार्टी करता है, लेकिन यूएसएसआर जो था बच्चे, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट संघ जो था, साम्यवादी शासन ही था, वहां पे साम्यवादी दल के द्वारा ही शासन किया जा रहा था। लेकिन 1989 के बाद से तुम देखोगे कि सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। अब ये तुम्हें पता करना है बच्चे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया और आज भी चाइना में साम्यवादी शासन क्यों है। तो इसका तो अध्ययन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के तरीके से ही किया जा सकता है, कोई दूसरा तरीका आपके पास अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो आप कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा ही बच्चे ये जान सकते हो कि चाइना में आज भी साम्यवादी शासन को महत्व लोग दे रहे हैं और वहीं पे यूएसएसआर में जो था साम्यवादी शासन वो क्या हो गया, ध्वस्त होकर खत्म हो गया बच्चे। और जो रसिया है उसे कहीं ना कहीं लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्या करना पड़ा, एडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है ना, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? हेलो, क्लियर है आप लोगों को? किसी को दिक्कत बच्चे यहाँ, किसी को दिक्कत? ठीक है बच्चे, पेज नंबर 3 पे आओगे बच्चे तो एक स्कॉलर हैं जीन ब्लांडेल का कहना है किसी भी शासन प्रणाली का अध्ययन करने से पूर्व तुलनात्मक आधार पर सामान्य अध्ययन आवश्यक होता है बच्चे। तो कहने का मतलब तुम किसी भी शासन प्रणाली का अध्ययन करना चाहती हो तो उस अध्ययन करने से पहले, किसी देश की शासन प्रणाली का तुम्हें अध्ययन करना, उससे पहले एक शासन प्रणाली के बारे में तुम्हारे पास सामान्य अध्ययन होना चाहिए। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि संसदीय शासन की क्या विशेषताएं होती हैं और अध्याक्षात्मक शासन की क्या विशेषताएं होती हैं बच्चे। तभी तुम अमेरिका के शासन प्रणाली को समझ सकते हो और संसदीय शासन की विशेषताएं पता होंगी बच्चे, तभी तुम ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, वरना समझ में आएगा ही नहीं। तो जीन ब्लांडेल की जो बात है बच्चे वो एक्यूरेट आज के समय में सही लगती है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे, ठीक है, अमेरिका के बारे में अगर कुछ बोलना है बच्चे और अमेरिका के बारे में अगर मुझे कुछ बोलना है तो कम से कम अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में तो पता होना चाहिए ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पता होगा तभी तो मैं कुछ अमेरिका के बारे में बोल सकता हूँ या अमेरिका के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है बच्चे तो क्या मैं अमेरिका के बारे में मैं एक बेहतर स्टडी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो जब भी शासन प्रणाली, किसी भी शासन प्रणाली का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चे तो उससे पहले उसके बारे में आपके पास क्या होना चाहिए, सामान्य अध्ययन होना चाहिए बच्चे। ठीक है ना, एक जनरल स्टडी होनी चाहिए, डीप स्टडी नहीं, जनरल स्टडी होनी चाहिए बच्चे कि आपको उस चीज के बारे में पता है बच्चे। आई बात समझ में? जैसे अभी तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ये जनरल स्टडी नहीं है, ये तो कंप्रेसिव स्टडी होती है बच्चे। ठीक है, जैसे तुम लोग यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो तो यूजीसी नेट के पेपर को क्लियर करने के लिए जनरल स्टडी के तरीके से नहीं ये पेपर क्लियर होगा। यहाँ इस पेपर को क्लियर करने के लिए पॉलिटिकल साइंस का डीप स्टडी करना पड़ेगा बच्चे यूजीसी नेट के पेपर को क्लियर करने के लिए। जो यूपीएससी के लोग पेपर देते हैं वो क्या होता है, वहां पे जनरल स्टडी करते हैं, वो थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी एथिक्स पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसके बारे में उनको एक जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, सामान्य सूचना उनके पास है। लेकिन पोल साइंस का बच्चे तुम्हारे पास सामान्य सूचना नहीं है, तुम्हारे पास डीप एक सूचना है। आई बात समझ में? तो जीन ब्लांडेल ने यही बोला था कि किसी भी शासन प्रणाली को समझने से पहले आप जो भी शासन प्रणाली है उनके बारे में आपको क्या करना चाहिए, एक समान अध्ययन करना चाहिए। तो दो ही प्रकार की शासन प्रणाली तुम्हें दिखेगी बच्चे। ठीक है, या तो संसदीय शासन प्रणाली दिखेगी या तो फिर संगठनात्मक शासन प्रणाली दिखेगी। हाँ, कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जो मिला जुला कर क्या करते हैं, इन दोनों शासन प्रणाली को यूज करते हैं। अगर देश लोकतांत्रिक है बच्चे, जहां पे लोकतंत्र को महत्व दिया जाता है,
वहां पे तो शासन प्रणाली इसी प्रकार की दिखेगी बच्चे। हाँ, जहां पे लोकतंत्र जैसी चीजों को महत्व नहीं दिया जा रहा तब तो फिर हो सकता है कि वहां पे सर्वाधिकारवाद हो, डिक्टेटरशिप्स हो। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां पे डिक्टेटरशिप्स होगा, मिलिट्री रूल होगा, ठीक है ना, प्रिंसली जो प्रिंसेस रूल होता है बच्चे, ठीक है ना, प्रिंस रूल हो सकता है वहां पे। इस तरह के रूल्स क्या होते हैं दिखेंगे बच्चे। लेकिन जहां पे जो देश लोकतंत्र के मूल्यों को अपना रहा है बच्चे, या तो वहां पे वो संसदीय शासन प्रणाली पे कार्य कर रहा होगा, या तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पे, या जिसको तुम लोग संघीय शासन प्रणाली भी बोलते हो बच्चे। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चे? यहाँ पे क्लियर है या नहीं? क्लियर? ठीक है बच्चे, तो बोल दिया करो एक एक बार तुम लोग, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल से समझो बच्चे। जैसे बोल्शेविक क्रांति तुम लोगों से पूछा जाएगा कि भाई बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ठीक है। तो 1917 में ये बोल्शेविक क्रांति हुई कहां पे थी बच्चे? बोल्शेविक क्रांति किस जगह पे हुई थी बताओ? हाँ, रशिया में, ठीक है। रशिया में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में बच्चे। और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी बच्चे। तो ये दोनों क्रांति एक जैसी थी या दोनों क्रांति अलग अलग थी बच्चे? क्रांति से तो लग रहा है कि दोनों क्या है, एक जैसी हैं। लेकिन अगर तुम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करोगे तो तुम बोलोगे कि नहीं, इन दोनों क्रांतियों में क्या है, अंतर है बच्चे। क्योंकि फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए हो रहा है, ठीक है। और बोल्शेविक क्रांति में कुछ और मांगे थी। बोल्शेविक क्रांति का जो रणनीति था वो अलग तरीके का था, और फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसकी रणनीति क्या थी, अलग थी। बोल्शेविक क्रांति का जो उद्देश्य था वो अलग था, और फ्रांसीसी क्रांति के जो उद्देश्य थे वो अलग थे बच्चे। और दोनों क्रांतियों के कारण क्या थे, अलग अलग थे बच्चे। तो ये कोई भी बोल दे कि सारी क्रांतियां तो एक जैसी हैं, बोला जाता है ना कि सारी क्रांतियां तो एक जैसी ही हैं, सारी क्रांतियों में एक जैसी ही मांगे की गई हैं, तो क्या तुम उस बात को मानोगे या मानने से मना करोगे? अगर तुम वस्तुनिष्ठ होकर सोचोगे बच्चे तो तुम बोलोगे सभी क्रांति ठीक है, क्रांति लगा हुआ है उनके साथ, लेकिन सभी क्रांतियां जो हैं वो अलग अलग चीजों की, जो क्रांतियां हुई हैं वो अलग अलग मांगों को लेकर हुई हैं, अलग अलग चीजों को लेकर हुई हैं, ठीक है ना। सभी क्रांतियां एक तरह की मांगों को लेकर नहीं हुई हैं। तो बोल्शेविक क्रांति फ्रांसीसी क्रांति से किस प्रकार अलग है बच्चे, उसके लिए तुम्हें कंपैरेटिव मेथड्स की जरूरत पड़ेगी बच्चे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी, तब तुम जाकर डिफरेंसेस कर पाओगे। वरना तुम बोलोगे तो क्रांतियां तो सारी सेम ही होती हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में क्या बोला जाता है, अरे कुछ भी लिख देना नंबर तो दे देगा, बोलते हैं ना, ये एक सामान्य, अरे कुछ नहीं कॉपी भर के आना नंबर देगा। नंबर क्यों नहीं देगा? लेकिन व्यवहारिक रूप में तुम सोच कर देखना, वो नंबर देते हैं कुछ भी लिख देने पे। तो कहने का मतलब सैद्धांतिक रूप तो यही हुआ कि भाई जो पूछा जा रहा है वो लिख कर मैं आऊं ठीक ठाक से, सही तरीके से, तभी मुझे क्या होगा, नंबर देगा बच्चे, ठीक है। और हमारा क्या था, कुछ भी लिख दिए चलो हो गया, ठीक है, वो चीजें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती। इसीलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ी थी बच्चे। मतलब राजनीतिक विज्ञान का पूरा कंप्लीट अध्ययन तब पूरा होता है बच्चे जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के तरीके से तुम राजनीतिक विज्ञान का क्या करो, अध्ययन करो बच्चे। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान में बहुत सारी विधियां, वैज्ञानिक विधियां भी आई थी बच्चे, ठीक है ना। जैसे डेविड स्टन जैसे लोगों ने बोला कि जिस तरह से प्राकृतिक नेचुरल साइंस होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में जिस प्रकार से सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी क्या करेंगे, कुछ पॉलिटिकल साइंस में भी सिद्धांत बनाएंगे, और उन सिद्धांतों को यूज करके क्या किया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को समझा जाएगा। पूरा सिद्धांत ही क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है बच्चे, हर एक परिस्थिति का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा सकता है बच्चे। आई बात समझ में? हर परिस्थिति का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता है, ठीक है। हर परिस्थिति को वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझा जा सकता। कुछ परिस्थितियों को समझने के लिए समान और व्यवहारिक अध्ययन की जरूरत पड़ती है, वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो मानविकीय विषय होते हैं बच्चे, वहां पे चीजें बड़ी परिवर्तित होती रहती हैं। तो परिवर्तित चीजों पे वैज्ञानिक सिद्धांत लगाओगे बच्चे तो सफलता नहीं, असफलता क्या होती है, प्राप्त होने शुरू हो जाती है बच्चे। इसलिए
राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक विज्ञान का एक कंप्लीट अध्ययन हो सके बच्चे, इसके लिए कंपैरेटिव मेथड्स को क्या किया गया था, यूज किया गया था बच्चे। आई बात समझ में? नेक्स्ट आओ बच्चे, रट नहीं रहे हो ना तुम लोग? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? रट तो नहीं रहे हो ना चीजें को? रट तो नहीं रहे हो ना? ठीक है, आगे आओगे बच्चे, तुम लोग के डिस्प्ले पर दिख रहा होगा तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, और उसमें मैंने एक प्रश्न लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व हमें यह मालूम होना चाहिए कि राजनीति क्या है, तुलना से क्या तात्पर्य है, और तुलनात्मक सरकार व तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे मेरे को कि राजनीति क्या होती है, या राजनीति की परिभाषा क्या है आप लोगों के अनुसार, या फिर तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति दोनों चीज एक है या दोनों में अंतर है। तुलना को किस तरह से तुम लोग समझाओगे मुझे, और राजनीति को किस प्रकार से तुम लोग मुझे समझाओगे, पॉलिटिक्स को किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे, ये तुम्हें मुझे बताना है। तुम लोग मुझे बताओगे कंपैरिजन को कैसे समझाओगे, मुझे तुलना को कैसे समझाओगे, क्या उदाहरण देकर समझाओगे, ये तुम्हें बताना है। तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति सेम चीज है या दोनों में अंतर होता है बच्चे? कौन बताए? हाँ बोल। हम्म हम्म अच्छा, नहीं ये कुछ डिफिनीशन नहीं, ये तो फिर तो ये तो सरकार की डिफिनीशन हो गई, चुनाव की परिभाषा हो सकती है। राजनीति क्या है, सवाल ये है, या राजनीति किस वजह से शुरू होती है, सवाल ये है मेरा। समझ रहे हो सवाल? मैंने ये पूछा कि राजनीति क्या है, या क्या ऐसे कारण होते हैं जहां से राजनीति शुरू हो जाती है, या सिर्फ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे राजनीति है। हाँ, तो हर जगह पे हर देशों, मैं भारत को ही तुम ले लो, भारत में भी राजनीति है, ठीक है ना? तो हर देशों की नहीं, राजनीति क्या है, ठीक है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें राजनीति की परिभाषा देना, बताओ। कई बार बताया हूँ डिफिनीशन मैंने राजनीति की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, तो वहां पर भी मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में राजनीति की परिभाषा दी थी। हाँ बताओ, बोलो। सत्ता को प्राप्त करने के लिए, और कुछ? अच्छा ये बताओ बच्चे, सोक्रेटिस ने, सुकरात ने, ठीक है, या प्लेटो ने राजनीति और एरिस्टोटल ने राजनीति जैसी चीजों का उपयोग किया, वो क्यों किया था? किस लिए वो लोग राजनीति कर रहे थे? क्यों वो राजनीति करना चाह रहे थे? ये तो एक उन्होंने विशेषता बता दी। कारण क्या था कि राजा ऐसा होना चाहिए, ऐसे कारण क्या थे कि राजा ऐसा होना चाहिए? ये तो तुम लोग सत्ता और बाकी एक तरह से क्या हो जाती है, परिभाषा हो जाती है। पॉलिटिक्स इज अ पावर, एक सुना था ना, ठीक है ना? शक्ति के लिए संघर्ष ही क्या है, राजनीति है। ये परिभाषा नहीं दिया था मैंने? लोग राजनीति क्यों करते हैं? शक्ति को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए। हाँ तो बोला, लेकिन कॉन्फिडेंस से भी तो बोलना होता है कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए राजनीति की जाती है। सत्ता को प्राप्त करने के लिए क्या की जाती है, राजनीति की जाती है। मैंने बोला तो तुमने चुप हो गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब अगर तुम्हें पता है कि ये चीज़ सही मैं बोल रही हूँ तो उस पर खड़े रहो, ठीक है ना? कि सत्ता के लिए, ठीक है, राजनीति की जाती है, और
जो राजनीति है बच्चे, वो कहीं ना कहीं शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। शक्ति के लिए संघर्ष है बच्चे। प्लेटो और अरस्तु और एरिस्टोटल के समय में जो राजनीति थी बच्चे, वो सद्गुणों के लिए थी, ठीक है। जो वहां पे राजनीति होती थी, प्लेटो और एरिस्टोटल और सॉक्रेटिस के समय में जो राजनीति थी, वो क्या हो रही थी, लोगों को एक अच्छा जीवन कैसे दिया जाए, इसके लिए राजनीति की जाती थी बच्चे। क्लास 11th का बुक पढ़ा होगा ना, एनसीईआरटी, जहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर है बच्चे, पॉलिटिकल, उसमें राजनीति की क्या डिफिनेशंस दी जाती है कि लोगों को एक अच्छे जीवन, लोगों को मुझे एक अच्छा जीवन देना है बच्चे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राजनीति करनी पड़ेगी बच्चे। तो लोगों को पहले क्या होता था, अच्छा जीवन देने के लिए क्या होती थी, राजनीति होती थी। बाद में लोगों ने बोला कि जहां समस्याएं होंगी वहां राजनीति होगा, जहां समस्याएं होंगी वहां राजनीति होगा, और जहां निर्णय होंगे, जहां डिसीजंस होंगे बच्चे, वहां पर भी क्या होगी, राजनीति होगी बच्चे। और जहां राजनीति और कहां हो सकती है, राजनीति का मतलब होता है, आधुनिक समय में राजनीति की परिभाषा क्या दी जाती है, शक्ति के लिए, ठीक है ना, ठीक है, शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से क्या की जाती है, राजनीति की जाती है, ठीक है ना। शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से क्या किया जाता है, राजनीति की जाती है। यही राजनीति की परिभाषा है बच्चे। राजनीति की अभी तक एक्यूरेट कोई डिफिनीशंस नहीं है, आई बात समझ में। पॉलिटिक्स की कोई एक्यूरेट डिफिनीशंस नहीं है। तुम ये भी बोल सकते हो राजनीति जो है बच्चे, वो किसी समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है, राजनीति निर्णय लेने के लिए किया जाता है, राजनीति शक्ति और सत्ता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यही तो बस राजनीति की परिभाषा है। राजनीति की कोई अभी तक एक्यूरेट डिफिनीशंस नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से राजनीति को समझते हैं और समझाते हैं बच्चे। तो तुलनात्मक राजनीति की कोई एक्यूरेट परिभाषा होगी, तुलनात्मक राजनीति की कोई एक्यूरेट परिभाषा होगी नहीं। तुलनात्मक राजनीति में पहले तो बोला जाता था कि सिर्फ पश्चिमी देशों के सरकारों का क्या होगा, तुलना होगा। लेकिन बाद में जब 20वीं सदी आई बच्चे, 20वीं यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लोगों ने बोला नहीं, तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का ही तुलना नहीं होगा, और भी चीजें होती हैं, और भी कारण होते हैं जिनका हमें क्या करना चाहिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अध्ययन करना चाहिए। तो परंपरागत अध्ययन क्या बोलता है, सरकारों की तुलना, विधायिकाओं की तुलना, कार्यपालिकाओं की तुलना, न्यायपालिकाओं की तुलना, संविधानों की तुलना, ये परंपरागत सिद्धांत बोलते हैं किसके, तुलनात्मक राजनीति के। लेकिन आधुनिक जो सिद्धांत हैं बच्चे तुलनात्मक राजनीति के, वो क्या बोलते हैं, तुलना तो वो करना ही करना है, लेकिन उनको प्रभावित करने वाले कारकों का भी क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, राजनीतिक दलों के बारे में पता होना चाहिए, दबाव ग्रुप के बारे में पता, दबाव समूह के बारे में पता होना चाहिए, नागरिक समाज के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी चीजों का क्या होना चाहिए, तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन होना चाहिए बच्चे। तो तुलनात्मक राजनीति जो है वो काफी एक व्यापक है बच्चे, और जो तुलनात्मक सरकार है वो बहुत सीमित है बच्चे। तुलनात्मक सरकार का मतलब ये होता है कि सरकार के अंदर 3 चीजें आती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार में तो ये 3 चीजें आती हैं भाई, सरकार का विधायिका होती है, सरकार की कार्यपालिका होती है, और सरकार की न्यायपालिका। इन तीनों का अंतर ही क्या होता है बच्चे, तुलनात्मक सरकार का अंदर होता है। लेकिन जब तुलनात्मक राजनीति की बात की जाती है तो ये 3 तो चीजें रहेंगी बच्चे। अनौपचारिक चीजों को भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और अनौपचारिक चीजों में राजनीतिक दल, दबाव ग्रुप, नागरिक समाज, ये सारी चीजें क्या होती हैं बच्चे, एक प्रकार से किसी देश का संस्कृति, किसी देश का भौगोलिक क्षेत्र, किसी देश की आर्थिक नीतियां, ये सारी चीजें एक प्रकार से क्या होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। तो जब इन औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक चीजों को भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक सरकार में सिर्फ किसका अध्ययन होता है, औपचारिक संस्थाओं की। तुलनात्मक सरकार, जब तुलनात्मक सरकार का मतलब होता है जहां पे सिर्फ औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है, औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक चीजों का अगर अध्ययन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुलनात्मक राजनीति। अब बोल कर तुम लोग बताओ, तुम लोग बोलो तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, कौन बोलेगा।
तुलनात्मक राजनीति क्या है बच्चे, बताए कोई मुझे। हाँ कोमल बोल बच्चे। हाँ कोमल बोल, सुन आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक, मतलब सिंपल ये बोलना है कि तुलनात्मक राजनीति में औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं का भी क्या होता है, अध्ययन होता है तुलनात्मक राजनीति में। लेकिन जो तुलनात्मक सरकार है बच्चे, वहां पे सिर्फ हम लोग औपचारिक संस्थाओं का ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये दोनों में क्या हुआ, अंतर हुआ। तुलना क्या होती है, कोई दो समान चीजों में हम लोग क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, या दो विपरीत चीजों में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ये तुलना की परिभाषा होती है बच्चे। राजनीति की भी परिभाषा मैंने तुम लोगों को दिया कि राजनीति का मतलब क्या होता है, समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोग क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। राजनीति शक्ति को प्राप्त करने के लिए राजनीति की जाती है बच्चे, ठीक है ना, इसके लिए ही तो राजनीति करते हैं बच्चे। अब देखो तुलनात्मक राजनीति जो बच्चे, जो तुलनात्मक राजनीति है, कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, वो स्टार्टिंग से ही काफी अट्रैक्टिव विषय माना जाता है, काफी इसको अट्रैक्टिव सब्जेक्ट माना जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। और मैंने बताया था कि अरस्तु ने अपने समय में बच्चे 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव तरीके से अध्ययन करके ही बच्चे उसने शासन प्रणाली के अंतर्गत 6 सिद्धांत दिए थे कि 6 प्रकार की शासन प्रणाली हो सकती है बच्चे। वो 158 संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन से उसने खोज कर निकाला था बच्चे कि 6 प्रकार की क्या हो सकती है, शासन प्रणाली हो सकती है। आई बात समझ में। पेज नंबर 4 में आओगे बच्चे तो वहां पे अंतरराष्ट्रीयता के दौर में तुलनात्मक राजनीति का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के विभिन्न आयामों को समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब बच्चे भारत में भी आओगे तो स्थानीय सरकारें होती हैं, प्रांतीय सरकारें होती हैं और राष्ट्रीय सरकारें होती हैं। क्या तीनों सरकारें एक जैसी कार्य करती हैं? क्या तीनों सरकारें हमारी जो प्रांतीय सरकारें होती हैं बच्चे, जहां पे विधानसभा मुख्यमंत्री हेड होता है, राष्ट्रीय सरकार जो होती है, केंद्रीय जो सरकार होती है वहां पे हेड प्रधानमंत्री होते हैं, स्थानीय जो सरकार होती है वहां पे तुम्हारा ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, हेड होता है। क्या ये तीनों स्तर पे जो सरकारें हैं बच्चे, क्या तीनों स्तर पे जो सरकारें हैं वो तीनों एक जैसा ही कार्य करती हैं, या तीनों के कार्यों में एक प्रकार का अंतर है? बोलो, कोई तो बोलो। तीनों में अंतर है बच्चे। स्थानीय सरकारों के पास स्थानीय मुद्दे होते हैं, प्रांतीय सरकारों के पास प्रांतीय मुद्दे आएंगे, राष्ट्रीय सरकारों के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं बच्चे। तो तीनों स्तर पे सरकारें किस प्रकार से कार्य करती हैं, तीनों स्तरों पे सरकारों का क्षेत्र क्या होता है कार्य का बच्चे, ये चीजें अगर मुझे पता करना है बच्चे तो पता किसके द्वारा हो सकता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू ही तुम क्या कर सकते हो, उसके डायमेंशंस को समझ सकते हो बच्चे। लोकल गवर्नमेंट के डायमेंशन को समझना है, ठीक है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डायमेंशंस को समझना है, और नेशनल गवर्नमेंट के डायमेंशंस को अगर हमें समझना है बच्चे तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। दूसरी चीजें बच्चे, इंटरनेशनल लेवल पे आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जिन्हें केवल तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है बच्चे। दीपा माइक बंद कर लेना बच्चे, ठीक है। तो जो तुम्हारा बच्चे आज तुम देखोगे बच्चे, तो आज आर्थिक स्तर पे आर्थिक क्षेत्रों में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है, राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है बच्चे, और इनका अगर तुम्हें विश्लेषण करना है बच्चे तो वहां पे तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर ही तुम इन परिवर्तनों को समझ सकते हो बच्चे। जो सामाजिक परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहे हैं उसके पीछे आर्थिक कारक का क्या रोल है, आर्थिक कारकों का क्या हाथ है बच्चे, राजनीतिक कारक किस प्रकार से सामाजिक चीजों को परिवर्तित, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है, तुलनात्मक राजनीति की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट उस पे आओगे बच्चे, तुलनात्मक राजनीति
विश्लेषण केवल राजनीति की गहराई को समझने में ही मदद नहीं करता है, अपितु ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों को समझने में क्या करता है, मदद करता है। यही तो तुलनात्मक राजनीति की क्या है बच्चे, परिभाषा है। तुलनात्मक राजनीति के द्वारा बच्चे तुम राजनीति की गहराई को तो समझ ही सकते हो, उसके अलावा कहीं के राजनीति पर वहां का ऐतिहासिक प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं बच्चे, ये तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। नीचे आओगे बच्चे तो मैंने राजनीति की परिभाषा दी है। राजनीति को कुछ लोग एक दूषित क्रिया के रूप में देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना पॉलिटिक्स जो है वो गंदी चीज होती है। पॉलिटिक्स जो है वो क्या कर देती है, आपस में लोगों को लड़ा देती है। पॉलिटिक्स जो है वो लोगों को क्या कर देती है, बांट देती है। इसलिए लोग पॉलिटिक्स को क्या बोलते हैं, गंदी चीज बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि राजनीति जो है वो एक मौलिक क्रिया मानते हैं। कहने का मतलब घर में भी हम लोग राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर ही राजनीति की जाती है। तुम लोग अपने घर में भी राजनीति करते हो, पॉलिटिक्स करते हो अपने फायदे के लिए, ठीक है। और जो राजनीति है बच्चे वो यूनिवर्सल है, हर जगह पे राजनीति है बच्चे। जहां समस्या होगी बच्चे वहां राजनीति होगी, और जहां निर्णय लिए जाते हैं वहां पर भी क्या होगी, राजनीति होगी। चाहे वो यूएनओ हो, यूएन की आम सभा हो बच्चे, या फिर गांव की पंचायत हो, हर जगह हमें कम या अधिक मात्रा में राजनीति का क्या होता है, आभास होता है बच्चे। क्लियर हुआ सभी लोगों को कि राजनीति क्या है, क्लियर हुआ। अब तो बता सकते हो ना कि कोई अगर तुमसे पूछे कि राजनीति क्या है बच्चे। आगे आओगे, राजनीति की कोई निश्चित दिशा नहीं है बच्चे। मैंने वही बोला ना कि राजनीति में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो कोई दिशा और इसकी फिक्स नहीं है कि इसमें क्या चीजें रखी जाएं। तो इसमें अंतर्गत हम उन सभी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं बच्चे जिनके द्वारा संघर्ष तथा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो संघर्ष और विवाद की जो स्थिति उत्पन्न होती है बच्चे, उसका जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया जाता है, राजनीति के द्वारा। और अध्ययन के द्वारा आप क्या करते हो बच्चे, उसका समाधान ढूंढना ही क्या है, राजनीति है। तो राजनीति की कोई दिशा नहीं है बच्चे, ठीक है ना, कोई निश्चित दिशा नहीं है कि राजनीति में सिर्फ इसी सब्जेक्ट को अध्ययन किया जाए। राजनीति में वो सभी चीजें, वो सभी गतिविधियां आएंगी बच्चे जो समाज में संघर्ष को पैदा करती हैं, विवाद को उत्पन्न करती हैं। उन संघर्ष और विवाद को हल करने के लिए हमें एक प्रकार से राजनीति का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है समस्याओं का समाधान करने के लिए बच्चे। आई बात समझ में, ये राजनीति की परिभाषा थी बच्चे। अब आओगे, ऑक्सफोर्ड है बच्चे, एक स्कॉलर हैं, वो किस प्रकार से राजनीति को समझाते हैं। उन्होंने बोला कि राजनीति एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक समुदाय के सदस्यों के रूप में मनुष्य अपने समुदाय की व्यवस्था तथा समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं, उनमें परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त सुझाव देते हैं तथा प्रस्तावित सुझाव को मनवाने के लिए दूसरों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। यही क्या है, राजनीति। तो ऑक्सफोर्ड ने बोला कि राजनीति एक क्रिया है बच्चे, और इस क्रिया में समुदाय होता है। समुदाय के जो सदस्य हैं, समुदाय में सदस्य होंगे बच्चे, और उस समुदाय में जो सदस्य हैं बच्चे वो अपने समुदाय की व्यवस्था को समझना चाहते हैं, समुदाय की समस्याओं को समझना चाहते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, उस समस्या में परिवर्तन लाते हैं। और उस परिवर्तन लाने के लिए वो समुदाय दूसरे मानव को क्या करता है, समझाता है, सुझाव देता है कि आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के कार्य करने चाहिए। तो इसी को जर्नलिस्ट बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीति बोलते हैं। इसी को जर्नलिस्ट क्या बोला जाता है बच्चे, पॉलिटिक्स बोला जाता है। ये माइकल ऑक्सफोर्ड ने दिया था। आगे आओगे बच्चे, पॉलिटिक्स की डिफिनीशन 20वीं सदी में क्या थी। तो 20वीं सदी में राजनीति को एक प्रक्रिया के रूप में क्या किया जाता था, देखा जाता था। और जितने भी जो स्कॉलर मानते हैं कि राजनीति एक प्रक्रिया है, उसमें नाम किसका किसका आता है बच्चे, मैक्स वेबर का। ये राजनीति को एक प्रक्रिया मानते हैं, प्रोसेस मानते हैं। जॉर्ज कैटलिना, हेराल्ड लॉसवेल, मेरियम रॉबर्ट डहल, ये सभी इत्यादि जो विचारकों ने शक्ति के आधार पर राजनीति की व्याख्या की है, और राजनीति को शक्ति के लिए सतत संघर्ष बताया बच्चे। लोग क्या करते हैं, शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही तो संघर्ष करते हैं। यही क्या है बच्चे, राजनीति है। 20वीं सदी में यही डिफिनीशन दी जाती है। अब नहीं बोला जाता कि हमें समस्याओं का समाधान करना है, जनता का कल्याण। अब जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं शक्ति को प्राप्त करने का बच्चे क्या है, तरीका है, ठीक है।
और राजनीति को शक्ति के लिए सतत संघर्ष के रूप में लोग क्या करते हैं बताते हैं बच्चे, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम में, आधुनिक 20वीं सदी 21वीं सदी में तुम्हें यही बोलना है कि शक्ति जो है बच्चे वो कहीं ना कहीं सत्ता को प्राप्त करने के लिए की जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो संघर्ष है बच्चे, वो जो संघर्ष हो रहा है वो उस संघर्ष में भी कहीं ना कहीं हम लोग एक शक्ति को क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे चाइना भारत से लड़ रहा है, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में संघर्ष है, ठीक है। भारत की कुछ क्षेत्रों का वो अतिक्रमण करना चाहता है, ठीक है। तो जो उसके द्वारा अतिक्रमण हो रहा है बच्चे, वो कहीं ना कहीं वो अतिक्रमण इसीलिए तो कर रहा है कि मुझे ज्यादा अतिक्रमण, अगर ज्यादा अतिक्रमण मैं करूंगा तो मेरे पास ज्यादा क्षेत्र आएगा, और ज्यादा क्षेत्र आने का मतलब मेरे पास ज्यादा शक्ति है बच्चे। मैक्स वेबर ने राजनीति को कैसे परिभाषित किया है बच्चे? मैक्स वेबर ने राजनीति को उन लोगों को प्रभावित करने की कला बताया जिनके हाथों में सत्ता निहित होती है। तो जो लोग सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, और उनकी सत्ता, जो लोग उपभोग कर रहे हैं सत्ता का बच्चे, अगर उसको कोई प्रभावित कर सकता है बच्चे, वो क्या है? राजनीतिज्ञ है, और वो उसके पास राजनीति करने की क्या है बच्चे? कला है बच्चे। डेविड स्टन ने राजनीति को डिसीजन मेकिंग से जोड़कर क्या किया था, बचाया था। डेविड जो स्टन है बच्चे, वो राजनीति को किससे जोड़कर बताते हैं? डिसीजन मेकिंग से, ठीक है ना। राजनीति में क्या होता है? डिसीजंस भी तो लिए जाते हैं, जिसके द्वारा सार्वजनिक निर्णय लिए जाते हैं अथवा सार्वजनिक नीतियों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है बच्चे। आई बात समझ में? नीचे जब आओगे बच्चे, तो तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक सरकार का प्राय नहीं माना जा सकता। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या होता है? अंतर होता है। और क्या लिखा है बच्चे? तुलनात्मक सरकार में राज्य की औपचारिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों और भूमिका की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। इसको तुलनात्मक सरकार बोलते हैं बच्चे। तो तुलनात्मक सरकार में हम लोग क्या करते हैं? औपचारिक संस्थाओं और औपचारिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है बच्चे, ठीक है। इसमें गैर सरकारी संस्थाओं और कारकों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति सेम चीज है, तो कहना नहीं। तुलनात्मक सरकार में औपचारिक संस्थाएं आती हैं और गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, उसको हम लोग तुलनात्मक सरकार बोलते हैं। लेकिन तुलनात्मक राजनीति क्या होती है बच्चे? तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं, ठीक है, और अनौपचारिक संस्थाओं में उनकी प्रक्रिया और व्यवहार को भी हमें क्या करना होता है? समझना होता है। जैसे नागरिक समाज किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है, दबाव जो समूह होते हैं वो किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं, आर्थिक नीतियां राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं बच्चे, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत, न कि तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत। अंतर कर सकते हो ना तुम लोग? तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या अंतर है? ठीक है। डिफिनीशन भी है बच्चे कुछ तुलनात्मक राजनीति की। तुलनात्मक राजनीति उस व्यापक क्षेत्र का संकेत देती है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी राजनीतिक कबीलों, संप्रदायों और गैर राज्यीय संगठनों की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो जब भी तुलनात्मक राजनीति पूछा जाएगा बच्चे, उसमें सरकारी के साथ साथ हम लोग गैर सरकारी, कबीले, संप्रदाय, इन सभी चीजों को एक प्रकार से क्या करते हैं बच्चे? अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत। तो तुलनात्मक राजनीति के व्यापक उसका क्षेत्र है बच्चे, जबकि सरकार जो होती है उसका सीमित एक क्षेत्र होता है। एक और डिफिनीशन तुम देखोगे बच्चे, एडवर्ड फ्रीमैन है, जहाँ पे तुलनात्मक राजनीति सरकार के विविध रूपों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का क्या होता है? तुलनात्मक विश्लेषण होता है। तो जो तुलनात्मक राजनीति में सरकार के जितने भी रूप हैं, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और भी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं बच्चे, ठीक है ना। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सभी का क्या होना चाहिए? विश्लेषण होना चाहिए। इसको तुलनात्मक राजनीति बोला जाता है। तुलनात्मक राजनीति एम कार्टियस हैं बच्चे, उनकी डिफिनीशन है, तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि और राजनीतिक व्यवहारों की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं से है बच्चे, ठीक है। तो तुलनात्मक राजनीति में एक रेगुलेटरी जो एक
एक निरंतरता जो होती है बच्चे उसको भी देखा जाता है, और समानताएं जो होती हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है, जो असमानताएं हैं बच्चे उसको भी क्या किया जाता है, एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो ये चीजें एक प्रकार से क्या होती हैं, तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन की जाती हैं। ठीक है, अगला जो उसी में बच्चे की तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप, ठीक है ना, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप को भी लेकर एक प्रकार से क्या है बच्चे, विवाद है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का नेचर ही डिसाइड नहीं हो पाया कि उसका नेचर क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप को बच्चे कुछ विचारक बोलते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो स्वरूप है वो वर्टिकल है, यानी लंबवत है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का जो स्वरूप है क्या है, लंबवत है। ये कुछ विचारक बोलते हैं, और कुछ विचारक बोलते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो स्वरूप है वो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पर ये हमें समझना होता है बच्चे कि लंबवत स्वरूप क्या होता है तुलनात्मक राजनीति का, और तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिज स्वरूप क्या होता है। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वर्टिकल डिफिनीशन क्या है, वर्टिकल नेचर क्या है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हॉरिजॉन्टल नेचर क्या है बच्चे, ये हमें समझना होता है। तो देखो, जो सबसे पहला जो मैं बता रहा हूं बच्चे, उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर में वर्टिकल नेचर को देख रहे हैं बच्चे, लंबवत क्या होता है। तो कहने का मतलब तुलनात्मक राजनीति के लंबवत स्वरूप में विश्वास रखने वाले विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों में परस्पर तुलना की जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक देश है बच्चे, और उस देश में विभिन्न स्तरों पे जो स्थापित सरकार है बच्चे, उनके कार्य करने की क्रिया का अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं बच्चे, उस तुलना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लंबवत स्वरूप बोल सकते हैं तुलनात्मक राजनीति का। हमारे यहाँ क्या है, संघ सरकार है, राज्य स्तरीय सरकार है, और स्थानीय सरकार है। भारत हो गया, भारत में 3 स्तर पे सरकार है, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय। इन सरकारों के बीच, इन तीनों जो सरकारें हैं बच्चे, इन तीनों सरकारों के कार्य करने के तरीकों का अगर तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है बच्चे, उसको हम लोग तुलनात्मक राजनीति का लंबवत स्वरूप बोलते हैं, वर्टिकल नेचर बोलते हैं बच्चे। क्लियर? ठीक है, जैसे एकात्मक शासन प्रणाली होगी बच्चे, अगर किसी देश में एकात्मक शासन प्रणाली है या संसदीय शासन प्रणाली होगी, तो सबसे ऊपर क्या होती है, वहां पे एक तो राष्ट्रीय सरकार होती है, संघ सरकार होती है, और सीधा वहां पे क्या होती है, स्थानीय सरकारें होती हैं। जहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है बच्चे, वहां 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, ध्यान से सुनना। जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है बच्चे, जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है बच्चे, वहां पे 2 प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनियन गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, एक हो गई संघीय सरकार, एक हो गई स्थानीय सरकार। तो संघीय सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में जो एक प्रकार का क्या है बच्चे, अंतर है, एक बीच में जो एक प्रकार का अंतर है। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवत स्वरूप बोला जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बच्चे। क्लियर हो रहा है या नहीं? और जहां पे संघीय व्यवस्था होगी बच्चे, जहां पे संघीय व्यवस्था होती है, वहां पे केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है। अमेरिका में जाओगे तो वहां स्थानीय सरकारें नहीं होती है, लोकल गवर्नमेंट नहीं होती है। अमेरिका में सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। इंडिया में क्वासी फेडरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और लोकल गवर्नमेंट है। तो 3 क्या होगी बच्चे, गवर्नमेंट होगी। तो इन तीनों के बीच में जो तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है बच्चे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेचर। ठीक है ना, वो वर्टिकल नेचर होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बच्चे। ठीक है ना, और इसी चीज को, ठीक है, जैसे मैंने लिख भी दिया होगा, तुम लोग के डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, केंद्रीय सरकार डैश करके प्रांतीय सरकारें कर दिया था। इन दोनों के बीच में अगर तुम तुलना कर रहे हो बच्चे, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लंबवत स्वरूप तुलनात्मक राजनीति। उसी में नीचे आओगे बच्चे, जीन ब्लैंडेल हैं बच्चे, उन्होंने तुलनात्मक राजनीति को
एक ही देश में विद्यमान विभिन्न सरकारों की तुलनात्मक बचत। एक देश है बच्चे और वहां पे जो विभिन्न तरह की सरकार, जैसे भारत ले लो उदाहरण के रूप में, भारत में क्या है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार, इनके बीच में जो तुलना है बच्चे, इसको लंबवत तुलनात्मक राजनीति बोला जाता है। ठीक है, कुछ विद्वान इसको क्या बोलेंगे, लंबवत बोलेंगे। नीचे आओगे बच्चे, क्षेत्रीय क्या होता है ये समझना होता है। तुलनात्मक राजनीति की दूसरी धारणा के अनुसार, तुलनात्मक राजनीति की दूसरी धारणा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति की राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना कहा जाता है। एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की विभिन्न कालों के आधार पर तुलना की जाती है। ठीक है, एक देश लिए बच्चे, भारत लिया, और भारत में 1947 से लेकर अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके कार्यों का अगर तुम क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो बच्चे, इसको क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन बोला जाता है। यहाँ पे बना हुआ है 1947 से लेकर 1983, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, मोरारजी और इंदिरा गांधी, इन तीनों में जो अध्ययन हो रहा है बच्चे, ये क्षैतिज अध्ययन है। एक देश में अभी तक जितनी सरकारें आई हैं उन सरकारों के द्वारा किए गए कार्य का अगर तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है बच्चे, उसको हम लोग तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिज स्वरूप बोलते हैं बच्चे, हॉरिजॉन्टल नेचर बोला जाता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि लंबवत स्वरूप क्या है और क्षैतिज स्वरूप क्या है, तो क्या बताओगे आप लोग, कौन बताएगा मेरे को? लंबवत स्वरूप और क्षैतिज स्वरूप क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बताना है। कौन समझाएगा मुझे? मैंने आप लोग को समझा दिया। अभी जो मैंने समझाया है लंबवत तुलनात्मक राजनीति, कुछ विद्वान बोलते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का लंबवत अध्ययन होना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति के अंदर जो विषय उनका तुलनात्मक अध्ययन जो होना चाहिए लंबवत होना चाहिए। कुछ बोलते हैं क्षैतिज। तो लंबवत को तुम लोग कैसे समझाओगे और क्षैतिज को कैसे समझाओगे? बताओ बच्चे, बताओ बच्चे, कौन बताएगा? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है कोमल, कोई और बता दे। दीपा बता दो, या फिर रीचा जिसकी, या राजकमल, या प्रियंका जिसकी भी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ कोमल बोल बच्चे, जिसकी भी आवाज आ रही है वो मुझे ये समझाते, तो मैं मान लूंगा कि तुम लोगों को समझ में आ गया है ये चीज़। कौन बताएगा? हाँ बोल बोल।